हाय स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 11 का सेकेंड वीडियो लेक्चर है और इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी और स्टडी किया था कि बेसिकली बायोलॉजी किसे कहते हैं और कुछ अदर एस्पेक्ट्स थे, कुछ अदर इंफॉर्मेशन के बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी को हमने ये समझा था कि बेसिकली ये वो साइंस है जिसमें हम लाइफ का स्टडी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमें लाइफ दिखेगी कहाँ, लाइफ है कहाँ, ये जो प्रॉपर्टी है लाइफ की ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है या कौन से ऑब्जेक्ट में हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हमें लाइफ को समझना है तो हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि लाइफ केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में होगी जो लिविंग होंगे। तो क्वेश्चन हमें ये आता है कि फिर लिविंग क्या है। तो इसके समझने के लिए मीन्स अगर आपको लाइफ को समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लिविंग क्या है। ठीक है, तो अगर एक सिंपल वे में आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लिविंग, और अगर आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द लिविंग, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग हो सकता है। कब लिविंग हो सकता है? तो एक सिंपल डेफिनेशन में आप ये कह सकते हो एनी ऑब्जेक्ट व्हिच हैव ग्रोथ, reproduction, responsiveness, metabolism and the cellular structure. If all these properties or these characteristics will present in any object, then you can call it is a living. Clear? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें ग्रोथ होता हो, रिप्रोडक्शन करता हो, रिस्पॉन्सिवनेस जिसपे होता हो, मेटाबॉलिज्म जिसमें आता हो और जिसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? लिविंग कह सकते हैं। और एक चीज ये याद रखिएगा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने लिखी हुई है इधर, ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी है किसी भी लिविंग के। मतलब अगर आपको कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आपके चारों तरफ दिखता हो जिसके अंदर ग्रोथ होता है, प्रोडक्शन होता है, रिस्पॉन्सिव करता हो, मेटाबॉलिज्म होता है उसमें, और उसकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर हो, तो हम इन सभी को क्या कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग की, या वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? लिविंग कहलाएगा। अब इन सभी प्रॉपर्टीज में से आपका अगर एनसीईआरटी में देखो तो दो प्रॉपर्टीज दी हुई है आपको। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज के बारे में किया हुआ है। एक प्रॉपर्टी को कहा है कि सम आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ओके, सम आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, ये दो चीजें दिया हुआ है कि अगर ये जो है लिविंग है, इन लिविंग्स, ओके, इन लिविंग्स में क्या है? दो तरीके की प्रॉपर्टीज आती हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर तो आप ये कह लो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक कह लो या फिर आप कह लो कि ये फीचर है, या ये आप कह लो कि ये प्रॉपर्टीज है लिविंग की। अब इस लिविंग में मैंने कहा कि इतने प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, इसमें से जो पहले ये जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये आते हैं आपके नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, ओके, और बाकी की ये जो तीन है, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, ये किस में आते हैं? दीज आर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये किस में आती है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में आती है। ओके, तो वन बाय वन देख लेते हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, क्या मतलब होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का, और इसके कुछ बेसिक एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि ग्रोथ का और रिप्रोडक्शन के कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आपका जो ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, पहले तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है तो वन बाय वन पहले हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, फिर हम समझ लेते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, वन बाय वन। तो चलो देखते हैं कि जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज याद रख लेना,
पहली चीज हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग? डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो दीज टू आर द व्हाट? These two are the non-defining properties of living. These two are the non-defining properties of living. ये living के दो non-defining properties है। What is the meaning of non-defining properties? अब ये non-defining property का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो आप। देखो, non-defining property का मतलब ये है, if these properties will present in any object, that object will be living as well as the non-living. क्लियर? अपने दिमाग में ये याद रखिएगा कि जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है ये लिविंग की भी हो सकती है, नॉन लिविंग की भी हो सकती है। ठीक है, और एक चीज और कि अगर ये प्रॉपर्टीज लिविंग में है तो जरूरी नहीं है कि उनमें नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मगर याद रख लीजिएगा कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये नॉन लिविंग की भी प्रॉपर्टीज होती है और लिविंग की भी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसीलिए इनको नॉन डिफाइनिंग कहा जाता है। अच्छा चलो हम लोग स्टडी करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रोथ को क्यों नॉन डिफाइनिंग बोल रहा है और इंट्रोडक्शन को भी क्यों नॉन डिफाइनिंग बोल रहा है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, अब अगर कोई सिंपल सा पूछेगा तो पहला हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पहला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ग्रोथ का। तो सिंपल सा है कि सबसे पहले कोई पूछेगा तो डेफिनेशन पूछेगा कि भैया ग्रोथ क्या है, बताओ ग्रोथ क्या है। तो सिंपल से याद रखिएगा, ग्रोथ इज एन इररिवर्सिबल इंक्रीज इनटू द मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट? Irreversible increase into the mass of an organism is called as growth. So growth को देखो तो growth को क्या कह सकते हो? It is irreversible increase in mass of an organism is called as growth. आप इसे क्या बोलोगे? ग्रोथ बोलोगे। ओके, इट इज द irreversible increase in mass of an organism. What? Mass of an organism is called as growth. इसको ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, और कैसा होता है? That is the irreversible. ये कैसा होता है याद रखिएगा, दिस इज द इररिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मास बढ़ रहा है, आपका लेंथ बढ़ रहा है तो आप वापस से उसे लेके चले आओगे। जैसे अगर आप इसको समझो कि आपकी लाइफ का स्टार्ट सिंगल सेल से होता है, सिंगल सेल के यूनियन से होता है। दैट्स मीन स्पर्म एंड ओवम आपस में फर्टिलाइज करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, तब से शुरू होता है। तो एक सिंगल सेल का उस समय स्पर्म का मास और उस ओवम का मास कुछ रहा होगा, सेकंड रहा होगा, वो यूनाइट किए तो जाइगोट बना, उसका भी कुछ मास रहा होगा और वो अल्टीमेटली जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप करेगा और हम लोगों को फॉर्म कर देगा। तो अब हम लोगों का बॉडी मास कुछ दूसरा है और उस सिंगल सेल जाइगोट का भी मास कुछ दूसरा रहा होगा, स्पर्म का मास कुछ दूसरा था और ओवम का मास कुछ दूसरा था। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ये इरिवर्सिबल इंक्रीज है, अब आप इतनी बड़ी बॉडी से वापस स्पर्म एंड ओवम पे जा सकते हैं अपना मास लॉस करके? नहीं जा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ क्या होता है कि इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है मास किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, मैंने अभी कहा कि ये जो ग्रोथ है ये कैसा है? मैंने कहा था कि ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? याद रख लेना, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है और वो क्या है? वो लिखा हुआ है एक्ट्रेशन। ठीक, लिखा हुआ है एक्ट्रेशन। व्हाट इज दिस एक्ट्रेशन? ठीक है, एक्ट्रेशन का मतलब ये होता है
increase in mass of non-living substance by external deposition. For example, अगर आप एग्जाम्पल देखो, लाइक माउंटेन, स्टोन, क्रिस्टल्स, ऑल दिस एक्वेशन. अब एक्वेशन को समझना. मैंने ये कहा इंक्रीज इन मास ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस बाय द एक्सटर्नल डिपोजिशन. एग्जांपल माउंटेन, स्टोन एंड क्रिस्टल्स. देखो ये माउंटेन, स्टोन एंड क्रिस्टल्स क्या है? दिस आर द नॉन लिविंग. लेकिन इनका भी तो क्या हो रहा है? मास इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन मास कर रहा है. क्यों इंक्रीज कर रहा है? बाय डिपोजिशन, एक्सटर्नल डिपोजिशन. इनके एक्सटर्नल सरफेस में क्या होता है? डिपोजिशन के कारण इनका मास बढ़ रहा है. और डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है? इंक्रीज इन मास. तो मास का इंक्रीज तो इन नॉन लिविंग्स में भी हो रहा है और लिविंग्स में भी हो रहा है. तो एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है, और इंक्रीज क्या हो रहा है? दोनों के मास में हो रहा है. इसीलिए ग्रोथ को क्या बोला जाता है? इसीलिए ग्रोथ को बोला जाता है व्हाट? Hence growth is what? Non-defining property. Remember that growth is non-defining property. अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब कि इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं. इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे माउंटेन, स्टोन एंड क्रिस्टल्स क्या नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, लेकिन इनमें भी एक्सटर्नल डिपोजिशन के कारण इनका मास बढ़ता है. और मास किसका? ऑर्गेनिज्म का भी मास बढ़ता है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म का भी मास बढ़ता है. और जब ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ेगा तो याद रखिएगा, तो मास का बढ़ना तो ऑर्गेनिज्म में भी है और मास का बढ़ना नॉन लिविंग में भी है. और एक लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मास का इंक्रीज हो रहा है. इसीलिए ग्रोथ को क्या बोल दे रहे हैं? ग्रोथ को हम लोग बोल दे रहे हैं कि ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. इज दैट क्लियर? ये तो क्लियर हो. अब एक चीज याद रखिएगा, कोई बोला इधर, कोई भी ये बोल सकता है कि भैया यहाँ पर तो एक्सटर्नल डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से इसका जो है नॉन लिविंग का मास बढ़ रहा है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स में कैसे बढ़ेगा? ओके, रिमेंबर दैट. एक चीज याद रख लेना, ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इट्स मास by a very specific property, by the cell division. किससे इंक्रीज करता है? सेल डिवीजन से इंक्रीज करता है. ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट्स मास बाय द सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन से अपना मास इंक्रीज करता है. एंड रिमेंबर दैट प्लांट कुछ प्लांट, अगर आप देखोगे अपने चारों तरफ, प्लांट भी लिविंग है, ठीक है, ये भी क्या करेगा? अपने मास में इंक्रीज करेगा. आप एक सीड को सॉइल में सो करते हो और फिर क्या होता है? वो सीड जर्मिनेट करता है और फिर आफ्टर सम टाइम बहुत बड़े ट्री में बदल जाता है. तो उसका मास क्या होता है? बढ़ता है. ठीक है, तो एक चीज याद रख लेना, प्लांट में भी मास का इंक्रीज होता है. आप पैदा हुए तो एक दूसरे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? आपका साइज बढ़ गया, आप 5 फीट 6 इंच के हो गए, या 5 फीट 10 इंच के हो गए, या फिर 6 फीट के ऊपर चले गए अमिताभ बच्चन के हाइट तक. तो ये समझ लीजिएगा, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन मास बाय द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन से ये करता है. एंड रिमेंबर दैट इन प्लांट्स इंक्रीज बाय इनडिटरमिनेट ग्रोथ. प्लांट में कैसा ग्रोथ होता है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ होता है. बट इन मीन्स ऑफ द इनडिटरमिनेट ग्रोथ मीन्स दे आर ग्रो थ्रू आउट द लाइफ. वो कैसे ग्रो करता है? थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करता है. ठीक है, वेयर एज इन एनिमल, रिमेंबर दैट इट इज इन प्लांट्स
एंड इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है, इंक्रीज certain स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ के सर्टेन स्टेज तक ही एनिमल में ग्रोथ होता है। मीन्स आफ्टर सम टाइम द ग्रोथ प्रोसेस इनटू द एनिमल्स विल बी द स्टॉप, whereas in case of plant the growth of the plant will be the indeterminate, means they increase throughout the life, increase throughout life, पूरी जिंदगी भर ये इंक्रीज करते रहते हैं। एंड इसका आंसर क्या होगा, दैट इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ढूंढिएगा कि प्लांट हमेशा प्लांट इनडिटरमिनेट ग्रोथ करता है, वो थ्रू आउट लाइफ तक इंक्रीज करता है, जबकि एनिमल्स में एक सर्टेन स्टेज तक ही होती है। ऐसा क्यों होता है प्लांट में? ओके, और एक चीज याद रखिएगा, अब एक चीज है कि ये सर्टेन स्टेज, लाइफ के सर्टेन स्टेज तक ही होगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब उनका बॉडी मास का बढ़ना रुक जाता है। फिर लेकिन याद रखिएगा, प्लांट्स या जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अब अगर इनका सर्टेन स्टेज तक ही सेल डिवीजन हो रहा है इसमें, तो मास भी सर्टेन स्टेज तक होगा। लेकिन जब मास कांस्टेंट होता है तो एक चीज ये याद रखिएगा कि इसमें लास्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता रहता है। इसका मतलब एनिमल्स में क्या होता है, इनकी ग्रोथ इसलिए रुक जाती है कि जो सेल्स होते हैं वो डेथ होती रहती है और नई सेल्स फॉर्म होती रहती है, और वो सेल क्या करती है, ओल्ड सेल को रिप्लेस करती रहती है, जिसकी वजह से एनिमल का ग्रोथ क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है। ठीक है, सो इट इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द ग्रोथ, एंड इट इज व्हाट, इट इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक चीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा हमारा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो चलो रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं कि क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, रिप्रोडक्शन। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की। तो पहली नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने ग्रोथ को समझा। अब जो दूसरी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग की, वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पूछता है तो लोअर क्लासेस में आपने स्टडी कर रखा होगा। ठीक है, इट इज द प्रोसेस through which any organism gives birth to young ones similar to itself. Okay, so remember that what is the reproduction? It is a process through which any organism gives birth to young ones similar to itself. ऐसे young ones को birth देता है जो उसी organism के similar होते हैं। That process is called the reproduction. Okay, and remember that. But there is certain organisms that are living, but they do not reproduce. Okay, certain organisms that is living, certain living organisms do not reproduce.
रिप्रोड्यूस एट ऑल। लाइक कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं? लाइक वेरी स्पेशली लाइक द वर्कर बी, mules and infertile couples. These do not reproduce at all. ये तो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। वर्कर भी हुआ, म्यूल्स हुआ और इनफर्टाइल कपल्स हुए, they do not reproduce, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और एक वे में तो जितने भी नॉन लिविंग है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जब दो के दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, मींस लिविंग व्हाट इनफर्टाइल कपल्स लाइक दैट द ह्यूमन बीइंग्स, इनफर्टाइल कपल्स, ह्यूमंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस के जो इनफर्टाइल कपल होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। जो म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स क्या होता है याद रख लेना, दे विल फॉर्म बाय द reproduction or inter-specific reproduction donkey and horse के से ये फॉर्म होता है, ठीक है, mules, but they do not reproduce, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, although they are living, वर्कर भी, ठीक है, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, although they are the living, तो ये तो लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जबकि रिप्रोडक्शन किसकी प्रॉपर्टीज होती है? लिविंग की होती है। तो लिविंग होते हुए भी अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करें तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग, बट ये लिविंग है। इसीलिए कहा जाता है रिप्रोडक्शन इज व्हाट, हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, रिप्रोडक्शन क्या है? ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग की। सो आज की क्लास में हम लोगों ने समझा व्हाट आर द टू नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग। सो इनटू द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग। ओके, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।